हेलो दोस्तों, परनोदय चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जहां आज हम अपने एक नई दुनिया की तरफ जाना चाहते हैं, जहां मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जीएस का संपूर्ण समाधान कैसे करें। और इस जीएस की पहली कड़ी के तहत मैं आज आपसे पॉलिटिकल साइंस के पहले विषय की तरफ आपको आकर्षित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आप कैसे शुरू करेंगे और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी का पहला स्टेज क्या होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो पहला टॉपिक है उसको हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के तहत रखते हैं कि भारत का जो संविधान बना, इन संवैधानिक विकास के बहुत सारे रास्तों से होकर गुजरा और यही रास्ते भारत के संवैधानिक विकास की आधारशिला बने। तो आज हम भारत के संवैधानिक विकास की पहली कड़ी में कुछ विषयों पे बात करना चाहते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि भारत का जो संवैधानिक विकास है इसको हम सबसे पहले तीन टॉपिक को जोड़ के देखना चाहते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास 1757 की पलासी की लड़ाई, 1764 के बक्सर का युद्ध और 1765 के इलाहाबाद की दो संधियों के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रवेश के बाद प्रारंभ हुआ। कि भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप 1765 के बाद से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने करने लगी और वे अपने शासन की सुविधा के लिए उन्होंने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो बाद में भारत के संविधान के विकास की आधारशिला बनी। तो आइए देखते हैं कि भारत के जो संवैधानिक विकास का पहला एक्ट कौन सा है। तो हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपको नाम से पता चलता होगा कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेट करने की कोशिश की, एक शिकंजा कसने की कोशिश की। कि इस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी हुआ करते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नियम के तहत, एक कायदे के तहत लाने की कोशिश की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित एक गोपनीय समिति बनाई गई जिसके तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। चलिए इसमें हम देखते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या है, क्योंकि इससे सीधे सीधे सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख प्रावधान कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। आपको पता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो बंगाल को उसने अपना प्रमुख प्रांत बनाया और बंगाल के अलावा मद्रास, मुंबई ये दो अन्य प्रांत थे और इन तीनों प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और बाकी के जो दो अन्य प्रांत थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाए गए। तो उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद के नाम है फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन, बर्नेल और क्लेवरिंग। इसके तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 1773 के एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछे कि किस एक्ट के तहत, तो आप लगाएंगे 1773 और कब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई तो 1774, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइट थे। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये 3 मुख्य प्रावधान इस एक्ट के तहत थे और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था। आइए देखते हैं कि इसके बाद दूसरा कौन सा एक्ट आया। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है कुछ गलतियों को सही करना। निसंदेह इस एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे कि आपको पता है कि जो वर्तमान भारत है वो उस समय का भारत नहीं था। वहाँ जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसका ज़्यादातर प्रावधान कलकत्ता शहर पे लागू होता था। अब इस एक्ट के तहत जो है कलकत्ता की जो सरकार थी उसको पूरे बंगाल में, बिहार और उड़ीसा के लिए भी
कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो उसकी कमियों को दूर किया गया इस एक्ट में। आइए देखते हैं कि एक अन्य महत्वपूर्ण एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट द्वारा संसद में लाया गया, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इसका पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है कि ब्रिटिश ताज के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला वैधानिक दस्तावेज था जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इसका आप ध्यान रखेंगे। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक मामलों को अलग किया गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इस एक्ट का यही है कि कंपनी के व्यापारिक जो प्रावधान थे, जिसको निदेशक मंडल, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं राजनीतिक प्रावधान जिसको नियंत्रण बोर्ड एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्योंकि पहले जो 1773 का जो एक्ट आया था उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। कंपनी राजनीतिक मामले भी देखती थी, व्यापारिक मामले भी देखती थी। तो इस एक्ट के तहत इसको व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया, जिससे कंपनी पर नियंत्रण और अच्छे से सरकार कर सके। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर देगी। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद 1773 के एक्ट के तहत थे और यहाँ पे घटाकर 4 से संख्या 3 कर दी गई। इसके अलावा 1786 का एक्ट, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार मिला। दोस्तों आपको पता है कि गवर्नर जनरल सर्वे सर्वा होता था और जो उसकी 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी और बाद में जो 3 कर दी गई, तो अगर जो है गवर्नर जनरल जब चाहे तो किसी परिस्थितियों में वो अपने परिषद के निर्णय के बदले अपने निर्णय को लागू कर सकती थी, क्योंकि गवर्नर जनरल को सबसे ज़्यादा पावर दिया गया था। इसमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं था 3-2 से 4-1 से, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर थे। तो दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास की पहली कड़ी के तहत आपने देखा कि ये 4 एक्ट किस तरह से महत्वपूर्ण थे और इन चारों एक्ट के जो एक एक पॉइंट से एक एक बिंदु है आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये किसी भी खास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं है। मेरा मकसद है कि पॉलिटिकल साइंस के प्रत्येक प्रावधान को, प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाना। तो दोस्तों इसके एक एक लाइन को मैंने बहुत ही बखूबी लिखा है, आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपने पॉलिटिकल साइंस के इस पहले चैप्टर के इस पहले एपिसोड को आपने अच्छे से सुना, आपने देखा और आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके अन्य पार्ट को भी रखूँगा और आप इससे भी लाभ उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताएं कि प्रणोदय चैनल में आपको जीएस से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आगे आने वाले समय में दोस्तों आप देखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी अब कॉन्सेप्ट से वंचित ना हो पाए। किसी को भी इस तरह की जो दिक्कतें आती है सामने कि किसी टॉपिक से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, तो उसका संपूर्ण समाधान आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। हमारे उत्साहवर्धन के 2 ही आधार हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।